सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे इस वक्त जो सियासी गर्मा गर्म माहौल है उसका। एक तरफ हम देख रहे हैं कि निगोसिएशन की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ है गर्मा गर्म बयानात। नेशनल असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की है, मगर दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने एक कदम आगे बढ़कर बानी पीटीआई पर गद्दारी के मुकदमे का इंदिया देते हुए कहा है कि उनका अंजाम भी बानी एमक्यूएम जैसा होगा। राना सना ने दावा किया है कि बानी ने पार्टी में से किसी को भी मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी। जवाबी रद्द-ए-अमल में बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि उन्होंने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, बल्कि कुछ लोग जानबूझकर इदारों और पीटीआई के दरमियान फासले बढ़ा रहे हैं। सवाल ये है कि ऐसे बयानात के दरमियान क्या वाकई कोई मुज़ाकरात का ऑप्शन निकल सकता है या कोई राह निकल सकती है। इसी पर बात ज़ाहिर शाह शिराजी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच शाह साहब। अभी एक तरफ स्पीकर अयाज सादिक साहब पहले भी इस तरह की कोशिश कर चुके हैं या कह चुके हैं कि मैं बीच में पढ़ के कुछ मुज़ाकरात का माहौल बनाते हैं और बात करते हैं, लेकिन उस दौरान हम ये देखते हैं कि जो बयानात हैं वो बड़े मैटर करते हैं। एक तरफ आप ट्रीज़न के केसेस के हवाले से अगर बात कर लें या बानी एमक्यूएम के साथ एक मुवाजना कंपैरिजन ड्रॉ कर दें, तो आप समझते हैं कि फिर ये जो मामला तो ट्रिगर हो जाते हैं, मुज़ाकरात क्या फिर एक माहौल बन सकता है या मुज़ाकरात का रास्ता मुश्किल नहीं हो जाता इससे? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, जाहिर बात है कि हर पार्टी के अंदर कुछ लीडरशिप ऐसी होती है जिन्हें पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राना सनाउल्लाह साहब हो गए या अता तारण की आपने स्टेटमेंट सुनी कि अब ट्रेन मिस हो चुकी है, बस चली गई है और अब बातचीत के तमाम मामला जो है वो ख़त्म हो गए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टेक्निकली अगर हम देखें तो हमने देखा कि ख़ास तौर पे जब DGISPR का बयान आया और एक पॉलिटिकल माहौल गर्म हुआ, जिसके बाद एक नैरेटिव ये आया कि शायद बानी पीटीआई के ऊपर जो है वो पाबंदी भी लग सकती है। तहरीक इंसाफ को ये भी ऑप्शन दी जा सकती है कि वो जो है वो -1 पे चली जाए या उनके खिलाफ ट्रीजन चार्जेस भी हो सकते हैं। या तारण साहब ने भी कहा, इसके बाद आपने राना सनाउल्लाह का भी आपने कोट किया। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अहम है उसको ज़रूर रियलिस्टिकली देखना चाहिए कि तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात मुझे लगता है कि अब कुछ मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रही है। आपने देखा जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है उसको डिसॉल्व किया गया और जो बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक पार्टी बयानिया था। उसके बाद आपने देखा एक बड़ा हाइप क्रिएट किया गया कि शायद जो पेशावर में जलसा होगा उसमें चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब किसी बड़े ऐलान की जो है वो ऐलान करेंगे, कोई बहुत बड़ा जो है ना वो एडवेंचरिज्म का मुजाहरा करेंगे। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने बड़ी सेंसिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 3 बातें कही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हम अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं ये समझता हूँ कि शायद जो पॉलिटिकल वे आउट है मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाने का वो बातचीत ही है और अयाज सादिक ने पहले भी एक इंडिपेंडेंट रोल अदा किया, अभी भी करना चाहिए। हाँ, दूसरी तरफ एक जो अहम इशू है वो है आपका जो फेक अकाउंट्स हैं, AI जनरेटेड वीडियोस हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अब ये दावा कर रही है या वो उनका एक स्टांस है कि जो उनके हवाले से या बानी पीटीआई की बहनों के हवाले से बहुत सारे जो मीडिया इंटरव्यूज को जो है ट्विस्ट किया गया वो AI जनरेटेड थे। उन्होंने ये तमाम बातें नहीं की, ना उन्होंने मुल्क के खिलाफ की है, ना आर्म फोर्सेस के खिलाफ की है। एक जो अंदरूनी मेरे ख्याल में एक नैरेटिव है वो ये है कि इस वक्त आर्म फोर्सेस के खिलाफ तो एज सच कोई ऐसा बयानिया तहरीक इंसाफ के बकौल वो नहीं चलाना चाहते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज हैं, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो अहम चीज मैं आपको बताऊं वो इससे पहले हम देखते रहे कि सूबाई हुकूमत ताउन नहीं करती रही, लेकिन इस दफा आप देखें आज काउंटर टेररिज्म जो हेडक्वार्टर है उसकी बुनियाद रखी गई। 7.7 बिलियन जो है वो उस फोर्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, इक्विप करने के लिए और तकरीबन 4.3 बिलियन जो है उसकी रिहेबिलिटेशन और तमाम सूबे के अंदर फाल करने के लिए इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो सूबाई हुकूमत का एक नैरेटिव था कि वो साथ नहीं दे रही, अब देगी। और ख़ास तौर पर जो जिरगा हुआ पेशावर के अंदर इस हवाले से, सूबे के हुकूक के हवाले से। लेकिन हाँ, एक चीज़ है
जो डिमांड आ रही है बार बार, वो सूबों के हुकूक के हवाले से की जाती है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ी इफेक्टिवली जो है वो जा रही है, लेकिन साथ साथ जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, और वो मेरे ख्याल में शायद बातचीत के जरिए ही हो सकती है। अगर आज का भी वो स्टेटमेंट चल रहा है कि वो फिर गवर्नर रूल के कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसके रेपरकशंस क्या होंगे? अगर ये सारे मामला होंगे फिर मुज़ाकरात कैसे मुमकिन हो पाएंगे? कोई बामानी मुज़ाकरात आप देख रहे हैं बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई रियलिस्टिकली? आपको देखिए, मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट भी कभी नहीं चाहेगी कि वो डिस्टेबलाइज करे इस तमाम सिस्टम को। आप पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, जो मैं समझता हूं, मेरी तकरीबन 4-5 ऐसे सियासी अकाबरीन से बात हुई जिनके नाम बहैसियत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर राज के लगाने के हवाले से आए थे। उन्होंने ऑल द वे स्ट्रेट अवे उसको रिजेक्ट किया। अमीर अदर खान होती का मैं नाम ले लेता हूं, उनसे बात हुई। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने इस चीज को रिजेक्ट किया, उनसे ना हुई है, ना कभी वो उस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। बाकी जो मेरे ख्याल में मिलिट्री जो शख्सियात थी, उनके हवाले से शायद उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, क्योंकि इस चीज में कोई सदाकत नहीं थी। मैं ये समझता हूं कि गवर्नर राज को एज अ पॉलिटिकल स्टंट जरूर इस्तेमाल कर रही है मरकजी हुकूमत टू प्रेशराइज प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और ये मेरे ख्याल में उनका हक भी बनता है, उनके पास यही एक कार्ड है जिसको यूटिलाइज करेंगे। लेकिन मैं अभी भी नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट किसी भी हवाले से चाहेगी कि एक सूबे के अंदर जो इलेक्टेड लोग हैं उनको डिस्टेबलाइज किया जाए, क्योंकि ये ओवरऑल एक इनार्की की तरफ जो है मुल्क को लेके जाएगा। और उसकी बड़ी वजह ये है कि सूबे में इस वक्त 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपकी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, दूसरा आपका मिलियंस ऑफ अफगान रेफ्यूजीज है जो तमाम पाकिस्तान से कन्वर्ज हो गए सूबे के अंदर, तीसरा जो बॉर्डर की सूरत हाल है वो मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इन तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ अगर आप मजीद एक पॉलिटिकल एनार्की लेके आएंगे तो ये एक प्रॉब्लम जरूर होगी। हाँ, एक चीज जरूर है कि अब सूबाई हुकूमत को सेंसिबिलिटी का मुजाहरा करना होगा, जो गवर्नेंस के इशूज हैं उनके ऊपर फोकस करना होगा। और तो ये सूट करता है कि वो ट्रीजन केसेस के हवाले से खुद आकर इस तरह का इंदिया दे कि जी अब इन पे ट्रीजन के केसेस चलने वाले हैं या कुछ ऐसे मामला होने वाले हैं। देखिए, हम ना जो बयानिया चल रहा है कि अगर आप एंटी स्टेट बयानात देते हैं, आप हॉस्टाइल, देखिए आपने दिए या नहीं दिए ये एक अलग चीज है, लेकिन बयानात आपसे मंसूब किए गए, भले आपके ये गलत है, उन्हीं बयानात, उन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट। अब जैसे आप शहबाज गिल साहब जो बैठे हुए अमेरिका के अंदर, तो आप उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे? शहजाद अकबर साहब के स्टेटमेंट को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? फिर जो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से जो चीजें गलत है या ठीक है, वो फेक है या असली है, इसका तो फैसला बाद में होगा, उनके नाम से मंसूब है, क्या वो ठीक है? फिर जो बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी माजी में ऐसे ही सिमिलर बयान जो कि हम देख भी रहे हैं कि सोशल मीडिया पर क्या, बल्कि अब तो टीवी के भी मुख्तलिफ हम प्रोग्राम्स में भी चेक कर रहे हैं कि उन्होंने भी वो एयर किए हैं प्रोग्राम्स में वही बयान जो मियां नवाज शरीफ साहब इंटरव्यूज़ दे चुके हैं इंडियन मीडिया को, या उनके इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो माजी के बयान हैं, वो चाहे ख्वाजा आसिफ साहब के बयान हों। सो ये सारी सिचुएशन में इस हाइप तक मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। और आप एक बात को, हम क्यों तमाम अवाम, क्या एक पढ़े लिखे अवाम जो है मेरी और आपकी बातों पे यकीन करेंगे, वो समझते नहीं है। आपके ख्याल से क्या इस मुल्क के अंदर आपका जो सियासी निज़ाम है वो इतना नीट एंड क्लीन है? आपकी सियासी जमातों के अंदर क्या वाकई जमहूरियत है? क्या वो बाकायदा जमहूरी निज़ाम के तहत चलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बात वाज़े कर दें, ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया के हर मुल्क के अंदर आपकी जो ताकतवर कुव्वतें हैं जिसमें एस्टेब्लिशमेंट इज ऑन टॉप ऑफ इट, आप जब तक ऑन वन पेज नहीं होंगे आप सिस्टम के अंदर नहीं चल सकते। और यही मुल्कों की बका का जो एक बहुत बड़ा जरिया है। आपको मिसाल देता हूं, आप मुझे इजाजत दीजिएगा। आप ये बताइए, चाइना में कौन सी डेमोक्रेसी है, रशिया में कौन सी डेमोक्रेसी है, आप हिंदुस्तान में कौन सी डेमोक्रेसी को देख रहे हैं, आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में कौन सी डेमोक्रेसी देख रहे हैं? वो लोग अपनी कौमी तशख़्ख़ुस, कौमी ताकत और कौमी यकानगत के ऊपर चल रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो शैम डेमोक्रेसी है बरतानिया और वेस्ट से आई हुई, क्या ये आपके मुल्क के लिए फिजिबल है, जहां सिर्फ अशराफिया जो है ना वो सिस्टम के अंदर रूल करते हैं, बाकी 80% अवाम में और आप बाहर बैठ के रुल रहे होते हैं? देखिए, करना क्या है? करना ये है कि आपने अगर इस मुल्क के अंदर सियासत करनी है तो मेरे ख्याल में आपने तमाम इदारों को अपने दायरेकार के अंदर काम करना होगा। और एक चीज है, आप इन तमाम सियासी, आपके मुल्क की बका इसमें, मैं तो ये समझता हूँ कि आप इन तमाम सियासी जमातों को जो कि पिछले ममालिक एग्जाम्पल आपने दिए हैं, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क यही कहूंगी कि उनकी फिर तरक्की की रफ्तार भी हम देख रहे हैं कि वो कितनी ऊंची उड़ान है और हम कहाँ पे खड़े हैं। थैंक यू सो मच जायशा शराजी साहब, इस पर आपने अपना कमेंट पेश किया। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान की मईशत को संभालने वाली कॉटन और टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त शदीद बहरान की जद में है। बरस अगर हम बात करें कॉटन प्रोडक्शन की तो तारीखी कमी वाक़ई हुई है। इस साल प्रोडक्शन सिर्फ 55 लाख गांठों तक महदूद रह गई है, जो माजी की 1.5 करोड़ गांठों की सतह से आधी से भी कम है। इसी कमी ने 400 जिनिंग और 100 स्पिनिंग फैक्ट्रीज को ताला लगवा दिया है।
और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बुनियादें हिलाकर रखती हैं। सूरत हाल ऐसी है कि जो शोबा 2021 में 19 अरब 30 करोड़ डॉलर की बुलंद तरीन बरामदात कर चुका था, वो मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। अब ये जो गिरती हुई प्रोडक्शन का असर आइंदा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर किस हद तक पड़ेगा और इसकी एक्सपोर्ट तक किस हद तक जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किए हसन शफकात साहब ने, CEO पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो सर। ये कहिएगा कि हम आपकी इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि मैसिव क्लोजर हुआ है फैक्ट्रीज़ का, और जो कॉटन है जनवरी तक उसकी मिकदार भी बहुत कम हुई है। इसकी रीज़न्स आप मेनली क्या समझते हैं? टैक्सेशन है, हाई एनर्जी कॉस्ट है, या कुछ ज़रूरी मसाइल हैं? और एक और चीज़ ज़रा इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी बताइएगा, ये किस हद तक असरअंदाज होता है इस पर? शुक्रिया जी, बहुत बहुत मुझे इजाज़त देने के इस बारे में बात करने के लिए। इसमें थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं, कॉटन प्रोडक्शन का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है विद क्लोजर ऑफ जिनिंग एंड स्पिनिंग सेक्टर, वो एस्टेब्लिश्ड उस तरीके से नहीं है। उसकी जो क्लोजर की मेनली वजह आ रही है हमारी जिनिंग सेक्टर में या स्पिनिंग सेक्टर में, उसकी मेनली दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज़ की जा रही है हमारे जिनिंग सेक्टर में, वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। पुरानी टेक्नोलॉजी भी है जो इनएफिशिएंट है और हाईली एनर्जी इंटेंसिव है। जब हाईली एनर्जी इंटेंसिव भी होगा और इनएफिशिएंट होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग जो है वो बहुत इंक्रीज कर जाती है। यही वजह है कि जिनिंग सेक्टर जो है और स्पिनिंग सेक्टर वो कंपेटिटिव नहीं रहा और अपस्ट्रीम में फिर उनकी जो डिमांड है वो कम से कम होती चली जा रही है। कॉटन का जो आपने इशू बताया है, हम आप जानती हैं पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वर्स्ट हिट कंट्रीज ऑफ क्लाइमेट। चूँकि चेंजिंग वेदर पैटर्न्स हैं और हमारे जो फार्मर्स हैं दे आर नॉट वेल ट्रेंड और उनके पास ना तो वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं टाइमली, रेनफॉल जो है वो सीज़न बिल्कुल एरेटिक होता है। उसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। करेक्ट। ये सब चीज़ें इंक्रीज कर रही हैं। एट द सेम टाइम ग्लोबली अगर आप देखें तो उनकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत इंक्रीज कर रही है। अच्छा, ग्लोबल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है और इंटरनेशनली कॉटन की प्राइसेस डिक्लाइन कर रही हैं। तो पाकिस्तान में प्रोड्यूस जो की जाने वाली कॉटन है, एक तो उसकी क्वालिटी का इशू है, एट द सेम टाइम उसकी प्राइस भी इस नौयत की है कि जो लोकल डिमांड है एक्सपोर्टर्स की, वो प्रेफर करते हैं कि हाई क्वालिटी लो प्राइस कॉटन को इंपोर्ट कर लिया जाए। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कॉटन की जो आप देख रही हैं प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में कंटिन्यू कर रही हैं। अभी रिसेंटली इसहाक डार साहब की सरबराही में प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे एक कमेटी बनाई गई थी जिसको स्पेसिफिकली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंडस्ट्री ये कहा गया था कि जी कॉटन के जो मसाइल हैं इनको हल करने में आप लोग कोई पॉलिसी बनाएं। उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी और तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर को जमा करवाया है और हम उम्मीद करते हैं कि उसके ऊपर अगर अमल दरामद किया जाएगा तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। उसमें मेनली हमने इसी किस्म के इश्यूज को हाईलाइट किया है कि अच्छा सीड जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट हो और क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंट हो, एट द सेम टाइम जो हमारे प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं वो फार्मर्स को टाइमली ट्रेन करें ताकि जो चेंजिंग पैटर्न्स हैं उसके अंदर वो अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को तब्दील करें। तो अगर ये काम हो जाता है तो हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में कॉटन की जो यील्ड है वो इंशाल्लाह बढ़ेगी। यानी लोकल कॉटन प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान में रिवाइव हुआ, आप ये कह रहे हैं? इन अदर वर्ड्स जी, ग्लोबल जो प्रोडक्शन है कॉटन की वो इंक्रीज कर रही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो कॉटन प्रोडक्शन है वो डिक्रीज कर रही है, डिक्लाइन है, एक डिक्लाइन है। उसकी वजह आपको जैसे मैंने बताया कि ये पेस्ट्स का होना, हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस लाइक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, वाटर की नॉन अवेलेबिलिटी और वेदर का एरेटिक बिहेवियर, जिसके लिए हमारे जो फार्मर्स हैं ये दे आर नॉट well trained or ready to change according to these changing dynamics. So quality भी उससे मुतासिर है। अगर हम फोकस करेंगे तो इन सब चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे तो हमें उम्मीद है कि कॉटन की प्रोडक्शन इंप्रूव करेगी। अच्छा, अब रियलिस्टिकली अगर हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में बात करें,
उसकी आउटलुक आप क्या देखते हैं नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के हवाले से, अगर यही वाले मामला इसी तरीके से चलते रहे और अगर रिस्पांस इस गवर्नमेंट की जानिब से पॉजिटिव नहीं आता तो? अच्छा, इसमें वी अंडरस्टैंड जी, मैं चूँकि पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि टॉप 28 टेक्सटाइल एक्सपोर्टर ग्रुप्स का एक अलायंस है, और वी जॉइंटली रिप्रेजेंट $5 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट। अभी रिसेंटली हमारी ही वाइस चेयरमैन है मुसद्दिक जुल्करनैन साहब, जो कि चेयरमैन इंटरलूप के हैं। ही वाज हेडिंग अ कमेटी, वर्किंग ग्रुप रादर, जो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे बना था, और उसमें कहा गया था कि एक्सपोर्ट सेक्टर के जो मसाइल हैं उनको हल करें। तो उसकी रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने एक बड़ा पॉजिटिव एक्शन लिया कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज जो है वो ख़त्म कर दिया है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज की वजह से कुछ ना कुछ हमारे एक्सपोर्टर्स को ब्रीदिंग स्पेस तो मिला है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे जो अदर स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जैसे कि आपने शुरू में इंटरेस्ट रेट का भी हवाला दिया। इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में इस वक्त 11% है, और अगर आप लेने जाए मार्केट में तो वो आपको 13% 14% से कम पे प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिलता। एट द सेम टाइम जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, अगर आप उनके मुल्कों में देखें तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट इज अराउंड 6% to 9%। कोई भी मुल्क हमारे कंपेटिटर्स में से स्पेसिफिकली 10% से ऊपर का इंटरेस्ट रेट नहीं है। तो उनकी फाइनेंसिंग की कॉस्ट हमारे से बहुत कम है। मैंने पहले प्रोग्राम में तस्करा किया था कि बिजली की जो प्राइस है हमारी इस वक्त 13 सेंट्स पर किलोवाट आवर है। इंडिया के अंदर वो 9.6 सेंट्स पर किलोवाट आवर है। बांग्लादेश के अंदर वो 6 सेंट्स पे है। वियतनाम में भी 9.6 सेंट्स है। कॉस्ट है बिल्कुल। तो अब ये जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं या टैक्सेशन है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स पाकिस्तान में 29% है, इंडिया में इट्स 25%, बांग्लादेश में 12% कॉर्पोरेट टैक्स है जो एक्सपोर्टर्स को चार्ज किया जाता है। तो अगर ये चीजें इनको गवर्नमेंट एड्रेस करे तो हम ये जो $60 बिलियन डॉलर्स का जो टारगेट है उसको आराम से 2030 तक कवर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये इश्यूज हमारे रिजॉल्व किए जाएं। बिल्कुल। और जो आप अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से लिखे गए अपनी जो कंसर्न्स हैं, ये कितना टाइम हुआ है आपको अपने कंसर्न्स रेज करते हुए या टेबल करते हुए, और कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वैसे वहाँ से कोई रिस्पांस आया अब तक? ये रिस्पांस बिल्कुल आ रहा है जी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बहुत एक्टिवली हमें एंगेज कर रहा है। बार बार कमेटीज भी बन रही हैं, वर्किंग ग्रुप्स भी बन रहे हैं। पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल हो जाए या हमारी तरह की दूसरी एसोसिएशंस जो टेक्सटाइल सेक्टर की हैं या ओवरऑल एक्सपोर्टर्स की एसोसिएशंस हैं, वो सब एक ही बात इस वक्त गवर्नमेंट को बता रहे हैं, और वो ये है कि आप हमें रीजनली कंपेटिटिव एनर्जी, रीजनली कंपेटिटिव टैक्सेशन और रीजनली कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड करें। गवर्नमेंट का उस पर स्टांस ऑब्वियसली आई एम श्योर आपको भी पता है, वो IMF के प्रोग्राम में होने की वजह से उनके ऊपर काफ़ी सारी कंस्ट्रेंट्स हैं। अब अपने आप को स्ट्रक्चरली जो इश्यूज हैं, जैसे हाई कॉस्ट है, गवर्नमेंट की अपनी एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा है, रेवेन्यू है नहीं, तो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है अब फोकस करना पड़ेगा कि जी टैक्स बेस को इंक्रीज किया जाए, इंस्टेड ऑफ ये कि आप हमारी तरह कंप्लायंट लोगों को या सैलरी बेस्ड क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स करते जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच हसन शफकात साहब। बात करने के लिए एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद वाटर स्कैरसिटी यानी पानी की कमी के हवाले से एक तशवीशनाक रिपोर्ट है, उस पर डिस्कस करेंगे। Our next story is about very alarming report। पाकिस्तान में आबादी के बेहंगम इजाफे ने पानी की दस्तयाबी को संगीन बहरान में बदल दिया है। वजारत आबी वसाइल की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2023 तक आबादी में 4 करोड़ इजाफा हुआ, जिससे फीकस पानी में 154 क्यूबिक मीटर की कमी रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट ये बताती है कि अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो 2030 में आबादी 28 करोड़ 80 लाख तक पहुँचेगी और फीकस पानी मजीद घटकर सिर्फ 795 क्यूबिक मीटर रह जाएगा। पानी की किल्लत सूबों में भी वाज़ेह है, जहां खैबर पख्तूनख्वा में फीकस दस्तयाबी 679 मीटर, पंजाब में 760 मीटर, सिंध में 1169 मीटर और बलूचिस्तान में 928 मीटर रह गई है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भी अपनी फ्लैगशिप रिपोर्ट में इन्हीं खदशात का इजहार किया है कि आबादी में तेज़ रफ्तार इजाफा, क्लाइमेट चेंज और ख़राब इंतज़ामी ढांचा पाकिस्तान के आबी वसाइल पर दबाव बढ़ा रहे हैं।
अब इस बहरान से निपटा जाए और इसका मौसर हल क्या है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर परवेज़ नईम साहब ने, वाटर एक्सपर्ट है। आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। सर, ये कहिएगा कि आप एक तो इस रिपोर्ट को किस तरह से देख रहे हैं? क्या स्कार्सिटी ऑफ वाटर जो है ये हम वाकई एक बड़ा संगीन मसला है और ये बढ़ता चला जा रहा है, इस सिलसिले में क्या इक़दाम करने चाहिए फेडरेशन लेवल पर और प्रोविंसेस को? सबसे पहली बात है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, ये पहले से इल्म था, लेकिन ये कि अब ज़ाहिर दुनिया बता रही है आपको कि भाई हालात अच्छे नहीं हैं। और मेरे ख्याल में अब ये टाइम है कि आप कहें कि जनाब जंगी तबल बजा दिए जाएं। यानी आई थिंक अब हमारे पास कोई गलती की, जैसे कहते हैं, गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। और मैं, जैसे आपने कहा, टॉप से शुरू करते हैं कि यानी पहली चीज़ तो एक देख लीजिए कि एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो 26वीं आईनी तरमीम अभी आई है उसमें आर्टिकल 9A बहुत क्लियरली कह रहा है कि साफ़ पानी और साफ़ हवा हम हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। तो इसका मतलब है कि अब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नंबर 1 पर आ गई। अच्छा, उसमें मेरे ख्याल में कि ऐसी चीज़ों को हम अभी आपके सामने निशानदेही कर देते हैं जिन पर के फौरी अमल किया जा सकता है। और ये वो प्रोजेक्ट हैं जो कि चल रहे थे और वो रुके हुए हैं, किसी वजह से आके रुक गए। और ये अगर कंप्लीट हो जाए तो कम अज़ कम आपके पानी जो हमारे पास ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है उसमें कम अज़ कम 30-32 लाख एकड़ फुट का इजाफा हम कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इसमें प्रोजेक्ट कहाँ रुके हैं? अब देखिए हर प्रोविंस में ये मसला फंसा हुआ है। 4 प्रोजेक्ट जैसे पंजाब में रुके हैं। पंजाब में तो अब मैं देखिए ना, वो वहाँ की वज़ीर आला साहिबा अगर एक मीटिंग कॉल कर लें और वो इनको कहें कि साहब ये क्या सूरत है, जैसे 4 प्रोजेक्ट आपके चकवाल में ही हैं, वो जनाब काफ़ी अरसे से वो रुके हुए हैं और ये इसी तरह से एक अटक में है। अभी इनकी अगर वो पूछ लें कि भाई कहाँ मसला कहाँ है, आगे चलाएं ताकि वो लोगों के लिए, और ये मल्टीपर्पज़ डैम्स है। इसी तरह से 4 प्रोजेक्ट आपके बलूचिस्तान में रुके हुए हैं, खारान में, अवारान में, लसबेला में, ये जलमगसी में। तो ये उनके वज़ीर आला साहब भी अगर मीटिंग कॉल कर लें कि देखिए ये प्रोजेक्ट जो थे अप्रूव्ड हैं, इनकी फंडिंग, इनकी वो PC1 वगैरह जितने भी यानी इंस्टीट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट हैं, कुछ काम हुआ भी है लेकिन जाके बीच में रुक गया। तो ये इसमें करने, इसी तरह से KP में, बन्नू में है, कुर्रम एजेंसी में है, ये इनके रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शुरू हुए थे वो उनके। अच्छा, इसी तरह सिंध में तो कई प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे इन्होंने, थरपारकर में, नगर पारकर में। अब वहाँ देखिए पानी की शदीद किल्लत वाले इलाके हैं, ये लोग बेचारे कई मील जाके कहीं वो, और बड़ी मुश्किल से पानी मिलता है कहीं से लेकर आते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो थे ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। इन पे अब ये तो ये जानी चारों प्रोविंसेस में ऐसे प्रोजेक्ट की जो फौरी तौर पे आप कह रहे हैं रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, ये क्या इस पे कोई टेक्निकल इश्यूज हैं या मैनेजरियल इश्यूज आप समझते हैं, या पॉलिसी की कमी हमें दिखाई दे रही है? इसमें टेक्निकल और मैनेजरियल, कुछ जगह पर तो लैंड एक्विजिशन का इशू था, वो है। कुछ जगह पे वो प्रोजेक्ट इतना डिले हो गया कि उसकी जो कॉस्ट 5 रुपये थी वो 50 रुपये हो गई। तो वो यानी वो देखने की ज़रूरत है। लेकिन बात सारी ये है कि ये अगर एक बार वज़ीर आला के लेवल पर अगर ये मीटिंग कॉल हो जाती है कि भाई देखिए मसला फंसा हुआ कहाँ है, लोगों की ज़रूरत है, पानी उनको मिलना चाहिए, तो यानी ऐसा मंसूबा आधे में छोड़ने का क्या फ़ायदा हो। तो ये एक तो उनको दूसरा ये कि और भी इस तरह से मंसूबे, जैसे पंजाब में एक बहुत बड़ा मंसूबा है, उसमें वर्ल्ड बैंक का लोन बड़ा शामिल है, कोई $200 बिलियन का है। और वो देखिए 4 साल से उसके ऊपर, और उसमें भी बहुत सारे पानी के जो है वसाइल वो बेहतर करने के उसमें है, वो इरिगेशन वगैरह। तो ये अगर मैं पंजाब की जैसे सूरत हाल देख लीजिए, यानी उससे आप अंदाज़ा करेंगे कि हमारा मसला फंसा हुआ कहाँ पर है। टोटल पानी जो चाहिए होता है, यानी पंजाब को जो एलोकेशन होती है इरिगेशन में, वो तकरीबन 5.5 करोड़ एकड़ फुट की उसको एलोकेशन होती है। उनकी वैसे ज़रूरत जो है वो 6.5 करोड़ एकड़ फुट की। उसमें से जो 5.5 करोड़ मिलता है, उसमें से आधा जो है वो गायब हो जाता है उसमें जो इरिगेशन सिस्टम जो चला आ रहा है वहाँ पे। तो बाय द टाइम वो फार्म तक पहुँचता है तो वो तकरीबन 5.5 से वो 2.5 करोड़ एकड़ फुट पानी रहता है। अब बताइए बाकी क्या उसके। अब वो बाकी लोग क्या करते हैं, तो ज़मीन से निकाल रहे हैं, वो ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, वो 3.5 करोड़ वहाँ से खींचने की कोशिश करते हैं। फिर अल्लाह कर बारिश हो जाती है तो 70-80 लाख जो है वो एकड़ फुट पानी वहाँ से आ जाता है। तो लेकिन ये कि ज़मीन से एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है कि ज़मीन का जो वो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह है वो नीचे चलती चली जा रही है। अब अगर अब इसको सूरत हाल देखिए, तो इसका मतलब है जो घरों में बेचारे लोगों ने बोरिंग की हुई है पानी के निकालने के लिए, वो हर साल उनको सोचना पड़ता है कि यार और गहरी बोरिंग करें। अब इसको देखिए, अब इसमें क्या चीज़ की जा सकती है।
कि जो पानी आपको पता चल गया कि जनाब आधे से ज़्यादा पानी जो है आपका वो ये जो कैनाल सिस्टम के अंदर गायब हो रहा है। अच्छा, अब महकमा इरिगेशन जो है उसमें बहुत से एक्सपर्ट बैठे हैं, पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग उनकी, बाहर से भी ट्रेनिंग के लिए कराएं। उनको अगर आप इंसेंटिव दे दिए, फ़र्ज़ किया इंसेंटिव दे दिया कि साहब अगर आपने अपने इलाके में 5% पानी जो है उसको ज़ाया होने से बचाया तो आपकी तनख्वाह में 5% इजाफा करते हैं। क्या ख्याल है आपका? यानी समझ लाइक दैट, गिव देम इंसेंटिव कि भाई आप ऐसा करें तो यानी मेजरेबल ये जो, वैसे हाँ पंजाब में तो हर जगह वो इक्विपमेंट सारे लगे हुए हैं जो कि आपको पता चलता है कि कहाँ पे पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो यानी तो दिस इज समथिंग दैट इज डूएबल एंड दैट इज, जो कि अभी यानी आप इस पर अगर शुरू करना चाहें तो ये आप विद इन दिस ईयर, इसलिए कि देखिए अभी फिर हमारे पास बारिशों की थोड़ी सी कमी हुई है। अभी थोड़ा सा कोई खबर तो आ रही है कि अल्लाह करे यानी जो हमारी जो सर्दी में जो बारिश होती है वो फिर दोबारा से आ जाएं, वरना देखिए इस वक्त हालत तेज़ी से पानी फिर तेज़ी से नीचे चला जा रहा है और फिर ये रबी में हमें डिप्लेशन बढ़ रही है और ये हमें जो अभी फसलों के लिए मुश्किल पैदा करेगी और पीने के पानी यानी गंदम की जो काश्त है उसमें, और जो आगे हमारे पीने के पानी का मसला आप देखिए तमाम शर्म। तो एक लेवल तो ये जो गवर्नमेंट के पास जो अभी रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको तो खुदारा फौरी तौर पर आप बिल्कुल कोई रोकने की जरूरत नहीं कि जो भी वहाँ चीज़ रुकी है उसको आगे चला दें। एक चीज़ शहरों में देखिए कहाँ पर जो म्यूनिसपैलिटीज़ की हदूद में आप देखिए कि जो ज़ाया पानी कहाँ हो रहा है उसको आप देखिए, दो चीज़ें बिल्कुल सामने नजर आती हैं। एक तो ये कि जितने भी ये सर्विस स्टेशन हैं जहाँ गाड़ियाँ धुलती हैं वहाँ अच्छा खासा, और उसका इक्विपमेंट पाकिस्तान में बनता है कि अगर आप वो उस पानी को रिसाइकिल कर लें पानी गाड़ी धोने के लिए तो आपको बहुत सा पानी वहाँ बच गया। एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए कि सड़क के बीच में वो लगाए हुए पौधे लगाए हुए वेन्यू प्लांटेशन जो म्यूनिसपैलिटी हर जगह करती है, हर बड़े शहर में आपको उसके लिए वो ट्रैक्टर जाते हैं, उसके पीछे ट्रॉली लगी होती है, वो टैंकर, और उससे वो पानी डाल रहे हैं, उससे वो पानी स्पिल भी होता है, गिरता भी है, और उससे वो मोटर बाइक वालों के लिए मुश्किल पैदा होती है। उसके लिए इस्लामाबाद ने जैसे किया था कि ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगा दिया, तो एक तो पानी बचत कर लिया आपने, और दूसरा है कि जो बार बार जो ट्रैक्टर जाके और आधे में सड़क पर रोक के खड़ा होता है और वगैरह वगैरह, वो सारे मसले से आप बच सकते हैं। तो ये दो चीज़ें कम अज़ कम म्यूनिसपैलिटी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और तीसरे लेवल पर आ जाइए कि अभी ये कोई 5-6 महीने हुए ग्रीन बिल्डिंग कोड ये हुकूमत ने पास किया है, उसके तहत जो भी नई इमारतें बनेंगी ना, चाहे कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, वो अगर जैसे रेजिडेंशियल जो हैं रिहायशी इमारत अगर वो 4 मंजिल या उससे ऊपर है तो उनके लिए तो लाजमी है कि आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी जब तक कि आप बारिश के पानी को कलेक्शन ना करें और इसको इस्तेमाल ना करें। तो बारिश के पानी का इस्तेमाल है ना, देखिए अभी जैसे फ्लड आया और जब तेज़ बारिश हुई तो वो पानी कहाँ गया, वो मुश्किल पैदा करता है। तो उसको अगर आप स्टोर कर लेते हैं, यू हैव ए बेटर अपॉर्चुनिटी, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं खासतौर पे लॉन के लिए, इसके लिए बिल्कुल एफिशिएंसी इंप्रूव करने की ज़रूरत थी हमें, और ये सारे तरीक़ाकार है जिनसे हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर परवेज़ नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं थाईलैंड और कंबोडिया की होने वाली हालिया जंग के हवाले से। कशीदगी फिर बढ़ती चली जा रही है। ताज़ा झड़पों और फ़ज़ाई हमलों में दोनों मुल्क एक दूसरे पर पहल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ताज़ा झड़पों में अब तक कंबोडिया में मजमूई तौर पर 6 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं, जबकि एक थाई फ़ौजी भी मारा गया है। ये झड़पें नाज़रीन जुलाई की 5 रोज़ा जंग के बाद सबसे शदीद हैं, जिसमें 48 अफराद हलाक हुए थे और 3 लाख अफराद डिस्प्लेस हुए। थाईलैंड को भी अपने 4,38,000 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा था। ये लड़ाई अमरीकी सदर की मुदाखलत पर बंद हुई थी। दोनों ममालिक में ये तनाज़ा नया नहीं है। दोनों ममालिक 817 किलोमीटर तवील बॉर्डर के मुख्तलिफ हिस्सों पर एक सदी से मालकियत के झगड़े में उलझे हुए हैं। ख़ास तौर पर कदीम मंदिरों के इलाके सबसे बड़े फ्लैश पॉइंट बने हुए हैं। अब इस मामले को किस तरीके से हल किया जाएगा और बेसिकली बार बार क्यों सर उठा रहा है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर जमील अहमद खान साहब फॉर्मर एम्बेसडर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। बेसिकली वही जिस तरह से मेरा सवाल भी है कि अब जो ताज़ा झड़पें हुई हैं उसकी रीज़न्स आप क्या समझ रहे हैं, और ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो करवा चुके थे सीज़ फायर, सो उसमें क्या ये इंश्योर नहीं किया गया था कि दोबारा एस्केलेशन नहीं होगी, और आप इसको मज़ीद बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, जब तक कि किसी भी जंग की कोई उसकी रूट काज का मदावा न किया जाए, तक उसके दोबारा जन्म लेने का, दोबारा जिंदा होने का, दोबारा उसमें आग भड़कने का एक कुदरती सा अमर है।
तो ये आपने खुद बताया, ये एक दास्तान है, ये वही बात है जिस तरह ड्यूरन लाइन है उसी तरीके से ये एक लाइन खींची गई थी। ये कॉलोनियलिज्म की ये एक सौगात है जिस जो कि इन ममालिक को हमें भी मिली, उनको भी मिली। तो ये हमारी 1893 की बात है और उनकी जो है 1900 के अवाइल में ये मामला हुआ कि वो जब फ्रांस गया है तो उन्होंने एक लाइन खींच दी है उन पहाड़ों के दरमियान, जिसमें एक तरफ मंदिर वगैरह हैं, दूसरी तरफ शहर है, आबादी दोनों साइड पर है। तो ऐसी सूरत में उनके बॉर्डर पर कोई ना कोई ऐसे जब क्रॉसिंग होती है वहीं एक लाइन से खिंची हुई है, कोई परमानेंट बाड़ नहीं है। तो वो एक प्रोटेक्टरेट थी कंबोडिया फ्रांस की। थाईलैंड तो खैर चले कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ, लेकिन उसकी रूट का यही है कि 1904 में जो है फ्रैंको सायामिस ट्रीटी साइन हुई थी, जिस तरह के ये 1883 में जिस तरह के ड्यूरन लाइन की काम हुआ था उसी तरीके से ये, और जिस तरह के ड्यूरन लाइन भी 2600 किलोमीटर पे है और आपने खुद बता दिया ये भी एक तवील लाइन है 1817 करीब। तो उस तरह ये बॉर्डर की में इसमें पोरस बॉर्डर होते हैं, ये पोरस बॉर्डर कहलाते हैं। उसकी वजह से मुल्कों के दरमियान कि तुम मेरी तरफ आ गए, तुमने मेरी तरफ कब्जा कर लिया, तो हमारा फलाने इलाके में आदमी मारे गए, फलाने आदमी में इलाके में डिस्प्लेस हुए लोग। तो दोनों तरफ ऐसी आबादियां हैं जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के मामला उसी तरह। अब रहा डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने यकीनन 28 जुलाई को ये सीज फायर करवाया था और उसमें न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप तो खैर उनकी फाल किरदार रहा, लेकिन उससे पहले आसियान यूएस अम्ब्रेला के नीचे उसने भी कराया था और इस तरह यूएन अम्ब्रेला, और यूएन ने भी इसमें कोशिश की थी। इसका ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट काफ़ी है, आपने खुद बता दिया कि 3 लाख के करीब दरबदर लोग हुए हैं, तो ह्यूमन रिस्क का फिगर काफ़ी बन जाता है। कंबोडिया छोटा मुल्क है, कोई 18 मिलियन के करीब आबादी है, और थाईलैंड एक बड़ा मुल्क है, 71 मिलियन के करीब आबादी है। तो जाहिर है इस मामले में होता ही है, और थाईलैंड के पास बड़ी फौज है, कंबोडिया के पास छोटी फौज है, लेकिन वो अगर लड़ते रहेंगे तो दोनों मुल्कों की तरक्की नहीं होगी। कोई भी दो मुल्क जब लड़ाई झगड़ा जारी रखेंगे तो दोनों में उसका फर्क पड़ेगा, दोनों मुल्कों में उसकी तरक्की नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान भी इसी मखमसे में फंसा हुआ है काफ़ी अरसे से, और ये 1953 से लेके अब तक ये मामला चल रहा है, जब से कंबोडिया फ्रांस प्रोटेक्टेड से इंडिपेंडेंस उसने हासिल की 1953 से, उस वक्त से मामला और ये मुखासमा चल रही है। और एक दो दिन से जो हम दोबारा देख रहे हैं कि ये जो ताज़ा झड़पें शुरू हुई हैं, अब आप इसको समझते हैं कि इस बार फिर एस्केलेशन बढ़ जाएगी जिसमें किसी दूसरे मुल्क को इंटरवीन करना पड़ेगा? जी हाँ, अगर ये क्योंकि इंटरवीन इसमें 3 मरतबा हो चुका है, और वही बात है कि जब तक कि रूट कॉज जो ट्रीटी इन्होंने साइन की थी 1904 में, जब तक उसके मुताबिक वहाँ उसको कोई परमानेंट डिमार्केशन न की जाए, पहाड़ों के दरमियान लाइन खींची हुई है, तो जब तक इसकी कोई डिमार्केशन पक्की न की जाए तो ऐसी सूरत में ये मामला दोबारा उभरेगा। जिस तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान ये मामला ड्यूरन लाइन पर उभरता रहता है, और ट्राइब्स जो तकरीबन 29 ट्राइब्स हैं एक साइड से दूसरी साइड के, जब वो क्रॉस करते हैं तो उसमें एतराज़ात होते हैं कि इलीगल क्रॉस कर लिया है, या हमारा कोई आदमी उस तरफ चला गया है, आप उसको वापस करें। तो इस लिहाज से ये मुखासमत और ये लड़ाई झगड़ा जारी रहता है। लास्ट टाइम सदर ट्रंप साहब ने ये सीज फायर ब्रेक की थी, तो आप समझते हैं कि उनकी जानिब से जैसे पाकिस्तान और इंडिया को कहा गया था कि आपके साथ ट्रेडिंग नहीं की जाएगी, टैरिफ्स बढ़ा दी जाएंगे, इस किस्म की जिस थ्रेट का वो जिक्र भी करते रहे हैं, आप समझते हैं कि कुछ इसी किस्म के इंसेंटिव या कुछ इस तरह के मामलात पर बात की गई थी जिसकी वजह से सीज फायर ब्रेक हुई थी, और अब इस चीज़ को फिर उजागर किया जाएगा प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से? नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप का तो खैर प्रिवेल कर जाएंगे, उनकी तरफ से सिर्फ एक फोन की मार है, एक टेलीफोन मार दोनों साइडों से, वो तो हो जाएगा मामला। लेकिन यह है कि फिलहाल ये फिर वही बात है जिस तरह मैं कह रहा था कि जब तक कि असल मामला और का हल न तलाश किया जाएगा, तो आज से कुछ अरसे के बाद दोबारा सालों के बाद
दोबारा शुरू हो सकता है, महीनों के बाद दोबारा शुरू हो सकता है। तो यस, प्रेसिडेंट ट्रंप इस पे, क्योंकि उनकी साख इन्वॉल्व है और उनके खाते में 8 जंगें बल्कि 9 जंगें को ख़त्म कराने का एक उनको वतीरा हासिल है, तो वो नहीं चाहेंगे कि इसमें दोबारा सिलसिला शुरू हो जाए। और ये अभी बड़े छोटे स्केल पर है, गोके 28 जुलाई के बाद इसको बड़ा ही स्केल समझा जाना चाहिए इस वायलेशन को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो तो अभी यूक्रेन की जंग खत्म कराने के दाने पर है। अभी मियामी में उसकी मीटिंग चल रही है और ज़ेलेंस्की इस वक्त यूरोप में मौजूद है, तो उस लिहाज से वो नहीं चाहेंगे कि ये तो अभी यूक्रेन की जंग खत्म करा के वो इस चीज़ का वतीरा हासिल करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, कि उन्होंने दुनिया की तमाम जंगें खत्म करा दी और उनका इतना इन्फ्लुएंस है, अमेरिका का इतना इन्फ्लुएंस है कि वो इस जंग को खत्म करा सकते हैं। और मुझे पूरी कभी उम्मीद है कि ये आइंदा 1-2 दिनों में जंग खत्म हो जाएगी। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील अहमद खान साहब इस पर कमेंट करने के लिए। प्रोग्राम के आखिर में एक अफसोसनाक खबर का जिक्र करेंगे। एबटाबाद के पुरफजा मकाम पर एक ऐसी दर्दनाक कहानी सामने आई है नाजरीन, जिसने हर दिल को दहला दिया है। डॉक्टर वर्दा एक बावकार, मेहनती और दर्द दिल रखने वाली लेडी डॉक्टर, जो रोज़ाना दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाती रही, लेकिन खुद बेरहमी से ज़िंदगी से महरूम कर दी गई, वो भी अपनी बचपन की सहेली के हाथों। 4 दिसंबर की शाम वो हमेशा की तरह अस्पताल से बाहर निकली, मगर चंद ही लम्हों बाद अपनी ही दोस्त के हाथों मौत का शिकार बन गई। रिदा नामी सहेली जिस पर वो भरोसा करती थी, उसी ने 2 साथियों के साथ मिलकर उन्हें अगवा किया। वजह सिर्फ ये थी कि डॉक्टर वर्दा ने अपनी इमानत 67 तोला सोना वापस मांग लिया था, जो रिदा पहले ही गिरवी रख के 50 लाख रुपए ले चुकी थी। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर वर्दा को अगवा के 1 घंटे बाद ही एक ज़ेरे तामीन मकान में गला दबाकर कत्ल कर दिया गया और फिर लाश ठंडियानी के इलाके में दफना दी गई, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। 3 मुलजिमान इस मद में गिरफ्तार हो चुके हैं और मरकजी मुलजिम शमरेज की तलाश जारी है। ये वाक़या सिर्फ जुर्म नहीं, ये दोस्ती जैसे मुकद्दस लफ्ज़ का भी कत्ल है, जिस पर इंसानी रिश्ते खड़े होते हैं। सवाल यह है कि एतमाद टूट जाए तो इंसान किसके सहारे जिए? जब ज़रूरत में दिया गया भरोसा ही जान ले ले तो इंसान किस पर एतमाद करे? इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।